तो 50वीं जयंती जन्म दिवस मना रहे हैं। हालांकि कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये कार्यक्रम वृहद स्तर पर भी आयोजित किया गया है, जो रामनगर में है, और कॉर्बेट वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ प्रतिवर्ष यहाँ एक सूक्ष्म कार्यक्रम आयोजित करता है। आज के इस मौके पर सर्वप्रथम हम उस महान शिकारी, फोटोग्राफर और लेखक को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके लिए मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मयंक चौहान साहब माल्यार्पण करें चित्र पर, और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। तत्पश्चात हमारे बीच उपस्थित इंटरमीडिएट कॉलेज हमारे बीच मौजूद है इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक महोदय श्री प्रीतम सिंह रौतेला जी, मैं चाहूंगा पुष्पांजलि अर्पित करें। और इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर सतीश कुमार जी, हमारे बीच मौजूद पीएचसी के वरिष्ठ फार्मासिस्ट श्री देवेंद्र प्रसाद जी, उपस्थित संकाय सदस्य श्री गोसाई जी और श्री बिस्ती जी, हमारे मीडिया साथियों की ओर से भी स्वतः ही आ जाए तो अच्छा है। आइए आइए आइए, सभी का है, आप सभी लोग आइए, करिएगा सब इसको, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रुद्र जी आप भी आ जाइए, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सुनील कुमार जी, हमारे हरीश सुंदरयाल जी मौजूद है, हमारे काफी पुराने स्तंभ हैं। सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, बच्चे भी अर्पित करेंगे, लेकिन मैं भी इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। बच्चे भी श्रद्धांजलि अर्पित करें, सभी लोग करें, क्योंकि ये कार्यक्रम चलता रहना चाहिए। सभी लोग मौजूद हैं, सबका दायित्व बनता है कि हम सभी आज के दिन इस अवसर पर पुष्पार्चन करें। बच्चे एक एक पत्ती भी आप रखेंगे तो हो जाएगा। धूप ले लीजिए, पांच बच्चे उस साइड आ जाओ, 5 बच्चे उस साइड से बैठो, उस साइड से जाओ, जाओ जाओ जाओ, 5 के हम सारे बच्चे बैठ जाओ, जाओ बेटा जाओ, कर लीजिए, सबका आ जाएगा बस एक साथ। सुजीत जी आपने कर दिया तो अगर अंदर चले जाओ। तो श्रद्धांजलि के उपरांत हम सभी सामने ब्रह्म कमल कक्ष में चलेंगे। आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे इस कक्ष में पधारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ फार्मासिस्ट, इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अध्यापक, मीडिया कर्मी और उपस्थित बच्चे, कालागढ़ रेंज के स्टाफ, ट्रेनिंग सेंटर के स्टाफ और गणमान्य नागरिक, उपस्थित हमारे पूर्व स्टाफ, हम सभी का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। क्योंकि आज जिस स्तर पर यह कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, सबसे पहले जिम्मेदारी है कि हम जिम कॉर्बेट के बारे में जानें। हालांकि इनके बारे में काफी कुछ हम अखबारों में पढ़ते हैं, कुछ किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में जिम कॉर्बेट क्या थे, क्यों हम उनको याद करते हैं, ये जानना हम सभी का दायित्व है, हम सभी की आवश्यकता भी है। क्योंकि हम न केवल कालागढ़ में रहते हैं, हम प्रकृति के उस आंचल में निवास करते हैं जो पूरी दुनिया में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम कॉर्बेट के नाम पर क्यों? कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपके बीच में दो तीन बातें आती होंगी, कॉर्बेट नेशनल पार्क और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो इसको जान लीजिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक बड़ा क्षेत्र और कॉर्बेट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब टाइगर रिजर्व के अंदर स्थापित किए गए। तो टाइगर रिजर्व क्या हुआ, एक बड़ा आवरण हुआ और उसके अंतर्गत हमने जो संरचनाएं स्थापित की, चाहे वो नेशनल पार्क है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो सब उसके अंतर्गत आते हैं। और ये आपके लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि आप इतने बड़े क्षेत्र में निवास करते हैं। यह क्षेत्र न केवल कुछ लोगों के रहने का स्थान है, वरन यह विश्व स्तर की शोध विद्यार्थियों की एक खुली प्रयोगशाला भी है। यहाँ पर देश विदेश के वनस्पति शास्त्री, जीव शास्त्री, प्रकृति शास्त्री यहाँ आते हैं, अपने शोध विषयों का अध्ययन करते हैं। तो ये इस क्षेत्र का महत्व है जिस क्षेत्र में आप रहते हैं। ये क्षेत्र इस स्तर पर कैसे पहुंचा, क्या हुआ, इसकी एक कहानी है। उस कहानी को संक्षिप्त रूप में हम आज के इस मौके पर जानने का प्रयास करेंगे और उससे कुछ ना कुछ आप अपने पास सीखिएगा जरूर। कुछ अगर नोट करना चाहते हैं तो अवश्य नोट करेंगे। जेम्स एडवर्ड जिम कॉर्बेट पूरा नाम, इनका जन्म 25 जुलाई सन 1875 को नैनीताल में हुआ था। नैनीताल में जन्मे होने के कारण जिम कॉर्बेट को नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों से बेहद लगाव था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा नैनीताल में ही पूरी की। अपनी युवावस्था में जिम कॉर्बेट ने पश्चिम बंगाल में रेलवे में नौकरी कर ली। आर्मी में भी गए, कर्नल के रूप में रहे, और लेकिन उनका जो शौक था वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था, वन्य जीवों के साथ जुड़ा हुआ था, वापस लौटे। हालांकि इनके जीवन के बारे में, इनके पिताजी के बारे में बताना चाहेंगे। इनके पिताजी नैनीताल के डाकघर में कार्य करते थे और बहुत ही लगन से कार्य करते थे। 1915 में एक स्थानीय व्यक्ति से कालाढूंगी क्षेत्र के छोटी हल्द्वानी में जिम कॉर्बेट ने एक जमीन खरीदी और फिर वहां पर उन्होंने अपना घर बना लिया और रहना शुरू किया। 1922 में वो उस घर में आकर रहने लगे थे। गर्मियों में वो नैनीताल में चले जाते थे और नैनीताल में जो उनका घर था उसको बोलते थे गर्नी हाउस। और जब सर्दियां होती थी तो वापस वो कहाँ वापस आते थे? हल्द्वानी। कौन सी वाली हल्द्वानी? छोटी हल्द्वानी, जिसे हम आज कालाढूंगी के नाम से भी जानते हैं। उस दौर में छोटी हल्द्वानी में चौपाल लगा करती थी। आज भी देश विदेश से सैलानी कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी घूमने के लिए आते हैं। चौपाल शब्द सुना है आपने? चौपाल बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनका टॉपिक भी है चौपाल। जब गांव के लोगों का सारा काम निबट जाता है दिन का, तो वो एक स्थान पर बैठकर अपने मन की बात करते हैं, कुछ समस्याओं पर विचार करते हैं। तो एक ऐसी चौपाल यहाँ भी लगा करती थी और उसमें वनों के बारे में, वन्य जीवों के बारे में चर्चाएं हुआ करती थी। 1965 में चौधरी चरण सिंह हमारे वन मंत्री बने और जब वन मंत्री बने तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, क्योंकि जिम कॉर्बेट को 1947 में ये पूरा परिवार जब देश आजाद हुआ यहाँ से चला गया और ये लोग अफ्रीका चले गए। अफ्रीका के केन्या में रहने लगे थे और जिम कॉर्बेट की एक बहन थी जिसका नाम था मैरी। वो मैरी के साथ पूरा जीवन उन्होंने बिताया, अपनी बहन के साथ ही रहे, अविवाहित रही उनकी बहन, तो वो उनके साथ ही रह करके समय बिताते थे।
और जो ऐतिहासिक बंगला था, उस बंगले को चौधरी चरण सिंह जी कौन थे, अभी नाम लिया था मैंने, वन मंत्री थे भारत के, कब थे, 1965 में। क्योंकि आप यहाँ आए हैं तो थोड़ा सीख के भी जाइएगा। तब उन्होंने इस बंगले को खरीदा था। उस समय के अनुसार इस बंगले का मूल्य 20,000 निर्धारित हुआ था। अब आपके मन में एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि बंगला किससे खरीदा होगा। एक श्री चिरंजी लाल जी थे, जो जिम कॉर्बेट के सहयोगी थे, वो उनको वो बंगला देकर के गए थे। और फिर इस बंगले को वन मंत्री ने खरीद लिया और धरोहर के रूप में वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। और वन विभाग उसमें एक संग्रहालय बना चुका है, और यहाँ पर देश विदेश के लोग उस संग्रहालय में जिम कॉर्बेट से संबंधित सजोकर रखी गई जानकारी को एकत्र करने के लिए आते हैं और उसके बारे में जानते हैं। आज उस संग्रहालय को विशेष रूप से खोला भी गया है, वहां बहुत सारे लोग जा रहे हैं। उसमें जिम कॉर्बेट के बहुत सारे सामान रखे हैं, उनकी वो बंदूक भी रखी हुई है। क्योंकि कुछ नियम कायदे होते हैं, जैसे शस्त्र रखने का नियम है, अगर शस्त्र आपके पास है तो उसका लाइसेंस होता है। हुआ क्या, उसका लाइसेंस जब कोई रिन्यू कराने वाला व्यक्ति नहीं रहा तो वो बंदूक आज थाने में जमा हो चुकी है, क्योंकि वो एक ऐसी संपत्ति और एक धरोहर के रूप में जमा हुई है, वो वहां जमा है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे और जानेंगे। जिम कॉर्बेट ने हालांकि बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन 6 किताबों की बात होती है ज्यादातर। अपने जीवन काल में 6 पुस्तकों की रचना की और वो किताबें बहुत प्रसिद्ध हुई। तो हम किताबों के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। अनुभव जो बन गया संरक्षण के लिए प्रेरणा, जिम कॉर्बेट की किताबों की एक लिस्ट यहाँ पर पूरी हमने शो की हुई है। और इसमें जिन किताबों का हम जिक्र करते हैं, मैन ईटर ऑफ कुमायूं, ये 1944 में लिखी गई थी। द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ 1948 में लिखी गई। और माई इंडिया भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952 में लिखी गई। जंगल और जो बहुत प्रसिद्ध किताब है और 1953 में इसको लिखा गया था। द चंपावत मैन ईटर, इसको लिखा द टेम्पल टाइगर, जिम कॉर्बेट के बारे में। इनके पूरे वॉल्यूम्स, ट्री टॉप्स, टेम्पल टाइगर, द सेकंड जिम कॉर्बेट, मैन ईटर्स, और जो ये लिस्ट आप इसमें देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तकें हैं कौन कौन सी हैं? मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, माई इंडिया, द टेम्पल टाइगर, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, द जिम कॉर्बेट ऑमनिबस। ये किताब सबसे ज्यादा लोकप्रिय पूरी दुनिया में है। हालांकि जितने भी शिकारी हैं वो इसको पढ़ते हैं। होता क्या था कि जिस समय भारत आजाद भी नहीं हुआ था, सन 1936 में यहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। जब कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई, उस समय उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर थे वो थे सर मालकम हेली। इसको ध्यान रखना है, सर मालकम हेली। सर मालकम हेली के नाम पर ही इस नेशनल पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। उस समय जो आप देखते हैं आजकल टाइगर घूमते हैं, इधर लेपर्ड घूमते हैं, या इस क्षेत्र के लोगों के लिए नई चीज नहीं है, क्योंकि आज हम एक थीम भी है कि लिविंग विद टाइगर्स, हम टाइगर के साथ ही रह रहे हैं। आज उसकी शैली के अनुसार हमें डर नहीं लगता है उससे, हम उसे जानते हैं ये टाइगर जा रहा है, बस हम इतना सोचते हैं कि ये हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, इतना ही डर है बस, और कुछ नहीं। लेकिन अगर बाहर अगर आप बात करेंगे कहीं, तो बाहर नाम से ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। तो यहाँ होता क्या है, उस समय जंगलों में जब कभी टाइगर या गुलदार, दो तेंदुओं का ज्यादा जिक्र किया है जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक में, जिसमें रुद्रप्रयाग के बारे में बात ज्यादा की गई है, चंपावत के बारे में बात हुई है।
तो उसमें बड़ी संख्या में उन्होंने लोगों को घायल करके या उनको खा दिया था, मार दिया था। तब उस समय जिम कॉर्बेट ने बंदूक उठाई थी और उन आदमखोर तेंदुओं को और बाघों को मार दिया। मारने के बाद इसी बीच में आगे हम देखते हैं एक बात, कहां से उनका मन परिवर्तित हुआ और कैसे वो संरक्षण से जुड़े, इसको भी जानना जरूरी होगा। आखिर जिम कॉर्बेट क्यों है पूरी दुनिया में इतना चर्चित? जिम कॉर्बेट क्यों जानते हैं उसको? आखिरकार लोग जिम कॉर्बेट से इतने प्रभावित क्यों हैं? यह सवाल जानने के लिए व्यक्तित्व में झांकना पड़ेगा। जिम कॉर्बेट एक असाधारण और बेहद साहसिक नाम है। उनकी वीरता के कारनामे हैरत में डालने वाले हैं। जिम कॉर्बेट एक महान शिकारी थे। उनको तत्कालीन अंग्रेज सरकार आदमखोर बाघों को मारने के लिए बुलाती थी। गढ़वाल और कुमाऊं में उस वक्त आदमखोर बाघ और गुलदार ने पूरा आतंक मचा रखा था और उनका जो खात्मा किया वो जिम कॉर्बेट के द्वारा किया गया। इसका श्रेय उनको ही जाता है। 1907 की एक घटना के बारे में जिक्र है। चंपावत शहर में एक आदमखोर ने 436 लोगों को अपना निवाला बना दिया। तब जिम कॉर्बेट ने ही लोगों को आदमखोर के आतंक से मुक्त कराया था। जिम ने 1910 में मुक्तेश्वर में जिस पहले तेंदुए को मारा था उसने 400 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरे तेंदुए ने 125 लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसे जिम ने 1926 में रुद्रप्रयाग में मारा था। जिम कॉर्बेट ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक के बाद एक सभी आदमखोरों को मौत की नींद सुला दी। अब इतना सब कुछ करने के बाद जिम कॉर्बेट ने जब देखा कि यहाँ का जो जंगल है, उस जंगल में ये जीव रहते हैं, इन जीवों का भी एक संरक्षण होना चाहिए, इन वनों का भी संरक्षण होना चाहिए, इनको भी रहने का स्थान मिलना चाहिए। और अब उनके मन में जीवों के प्रति प्रेम बढ़ गया। हृदय परिवर्तन होने के कारण जिम कॉर्बेट ने बाघों के संरक्षण के लिए काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद जिम कॉर्बेट ने कभी बाघ या अन्य जानवरों को मारने के लिए बंदूक नहीं उठाई। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक कार्यों से लोगों की मदद की, जिस कारण उनके सम्मान में भारत सरकार ने 1955 में राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया। तो आपके सामने एक नाम और आ गया, रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी जानिए। जिस समय हमारा देश आजाद नहीं था उस समय इस नेशनल पार्क का क्या नाम रखा गया था? हेली नेशनल पार्क। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय अंग्रेज सरकार थी। तो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर सर मालकम हेली के नाम पर हेली नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया था। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो चूंकि इस क्षेत्र में एक नदी बहती है रामगंगा, और रामगंगा नदी ना केवल एक ऐसी नदी है कि जो हम एक नदी के रूप में ही उसको देखते हैं, ये प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी नदी है इस सारे क्षेत्र के लिए, इन जीवों के लिए, इन वृक्षों के लिए और हमारे भूगर्भीय जल स्तर को बनाए रखने के लिए। तो भारत सरकार ने इस नदी को महत्वपूर्ण मानते हुए इस उद्यान का नाम रखा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या रामगंगा नेशनल पार्क। और उधर कीनिया में जब जिम कॉर्बेट की 1955 में मृत्यु हो गई, तब भारत सरकार ने उनके किए गए कार्यों को देखते हुए, उनके वन्य जीवों के प्रति प्रेम को देखते हुए और उनके योगदान को देखते हुए इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा। अब आपके मन में एक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात भी आती होगी। ये तो हो गया 1955 में। 1955 के बाद सन 1972 और 73 का समय था। वो समय हमारे इस क्षेत्र के लिए बड़ा गौरव का समय था। क्यों? क्योंकि देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके द्वारा यहाँ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यानी पहले टाइगर रिजर्व की शुरुआत की गई थी। पहला टाइगर रिजर्व भारत का जो बना
वो कार्बेट टाइगर रिजर्व बना और यहाँ पर उन्होंने बाघ के शावक छोड़े थे, जो आज हम इतना बड़ा यहाँ बाघों का जंगल देखते हैं। और इसमें एक चीज और आपको बता दें, इस समय आज आंकड़े जारी होंगे हमारे रामनगर से, जहां कार्यक्रम चल रहा है, नए आंकड़े वहां जारी होंगे। जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार 250 से अधिक बाघ इस क्षेत्र में संरक्षण के साथ जीवन जी रहे हैं। उनका भी अपना एक प्राकृतवास है और ये प्राकृतवास उनको अच्छे से भा गया है। तो ये आज छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। उनके बारे में आपने श्रद्धांजलि भी आज यहाँ पर दी। उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक महोदय श्री प्रीतम सिंह रौतेला जी अपने विचार प्रस्तुत करें। इस पे बोल दीजिए। आदरणीय हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण, छात्राओं, ये आपको विदित है कि आज वन विभाग द्वारा जिम कॉर्बेट की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मैं इनके जीवन परिचय पर आपको स्क्रीन पे सब आपको बता दिया गया है कि ये जिम कॉर्बेट कौन थे, क्या इनका लक्ष्य था और कैसे ये प्रसिद्ध हुए। थोड़ा सूक्ष्म में मैं भी आपको इसकी जानकारी उपलब्ध करा देता हूं। जिम कॉर्बेट यह मूल रूप से तो अंग्रेज था, लेकिन हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो भारत में आए उनके पिताजी और कुमाऊं मंडल में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे। तत्कालीन समय में वन का कंजर्वेशन नहीं था, वनों का, और वन्य जीव जो थे वो अपने निवास स्थान के बजाय जहां जहां पर अन्य जीव रहते हैं वहां वहां पर विचरण करने लगे। तो क्या हुआ कि बाघ द्वारा हिंसक वारदातें आरंभ हुई और कई लोगों को जो है बाघ ने निवाला बनाया। इसके लिए तत्कालीन सरकार ने उनको मारने के लिए पूरी योजना तैयार करी। जो मॉनिटर हो जाता है वो उसका भोजन जो है वो मनुष्य ही होता है, वो फिर अन्य पशुओं को नहीं करता उसके अपना शिकार। तो मॉनिटरों को मारने के लिए कई जो है शिकारी थे उनको लगाया गया, लेकिन मॉनिटर कम नहीं हुए। जिम कॉर्बेट के पास शिकारी होने के नाते वो हर जीव की जो थी उसके बारे में जानते थे, उसकी आदतों के बारे में जानते थे कि ये जीव किस प्रकार हिंसक वारदात करता है। क्योंकि शिकारी तो सारे में घूमे जंगलों में, लेकिन वो मॉनिटर को नहीं मार पाए, क्योंकि बाघ तो सब एक जैसे होते हैं। ढूंढना क्या था, मॉनिटर, कि मॉनिटर कौन है। तो ये विशेषता जिम कॉर्बेट के पास थी कि वो मॉनिटरों की आदत को पहचानता था। तो वो पूरे जंगल में भ्रमण करा, पूरे इलाके में, और उसने जो है मॉनिटर को ही शूट करा, अन्य को नहीं करा उसने। अन्य बाघ तो बहुत थे, लेकिन मॉनिटर को शूट करा। और जहां जहां जैसे चंपावत में बता रहे हैं, रुद्रप्रयाग में है, जहां जहां पर बनी उसमें जो है उन्होंने जो है मॉनिटरों को ही मारा है।
तो इस परिस्थिति में उन्होंने एक प्रसिद्धि प्राप्त करी तत्कालीन समय में कि इन्होंने जो है वैसे सामान्य बाघों को नहीं मारा। तो ये पूरे जब वन में घूमे तो इनके दिमाग में एक जिज्ञासा जागृत हुई कि वनों का संरक्षण कैसे किया जाए। देखो, कोई भी व्यक्ति है, आप है, हम है, हमारा एक निवास स्थल होता है। अगर हम अपने निवास स्थल से अन्य जगह चले जाएंगे तो क्या हो जाते हैं, उसमें हम भ्रमित हो जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है अपने निवास स्थल में एक शांति और सुकून प्राप्त करता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वन्य जीव हो। तो कभी भी किसी के निवास स्थल पर प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर हमारे घर में कोई रात में या कोई किसी टाइम कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है तो हमारी भावनाएं चेंज हो जाती है। दिन में कोई आता तो उसकी भावनाएं हमारी चेंज हो जाती है। तो इसी प्रकार जानवर के अंदर है, जितने भी जंगली जानवर हैं इनके भी यही है। तो ये जो है उन्होंने ये तय किया कि वन का जो है कंजर्वेशन होना चाहिए और इनका एक निवास स्थान होना चाहिए। इसलिए तत्कालीन सरकार ने उन्होंने सुझाव भी दिए कि ये जो है अभ्यारण्य जो है बनाए गए, यानी आपका जो है रिजर्व आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किए गए कि ताकि इनका निवास यहाँ रहे, क्योंकि आरक्षित वन क्षेत्र में कोई भी गतिविधियां वो उन पर प्रतिबंध लगाया गया। आपने देखा होगा जैसा हमारा जिम कॉर्बेट पार्क है, इसमें जो है कोई भी गतिविधियों पे जो है रोक है। तो इस प्रकार जो है जंगली जानवरों के लिए वन और वन्य जीवों के लिए सुरक्षा जो है वो जरूरी है। ये सरकार का उद्देश्य है। अब आप कहेंगे कि वन और वन्य जीवों की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में। मैं इस बारे में आपको बच्चों बता देना चाहता हूं कि हमारे जो भी सरकार थी तत्कालीन समय में, उन्होंने एक इसके लिए एक संस्थान खोला। पहले संस्थान, अनुसंधान संस्थान जिसे बोलते हैं। कहाँ है हमारे देश का अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान कहाँ बच्चे, याद है आपको? नहीं है। आप शॉर्ट में बोलते हैं FRI बोलते हैं, आप सुना होगा FRI, नहीं सुना? सन 1914 में अनुसंधान जो संस्थान जो है वो देहरादून में स्थापित किया गया। देश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कि हर प्रदेश में जो वन है वहां पर किस प्रकार के वन लगाए जाएंगे, तो उसके लिए रिसर्च सेंटर कहां खोला गया? देहरादून, आपके ही प्रदेश में। पूरे देश का रिसर्च सेंटर है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है आपके कभी भी काम आ सकता है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। कब खुला रिसर्च सेंटर? 1914 में, देहरादून, FRI, ठीक है। ये किस लिए खोला गया? ये इसलिए खोला गया कि हर क्षेत्र के, जैसे नागालैंड है, मेघालय है, अरुणाचल है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, इन राज्यों में किस किस प्रकार के वन तैयार किए जा सकते हैं और कैसे इनके वनों का संरक्षण किया जा सकता है। वन क्यों जरूरी है? देखो, वनों से हमें दो प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मीन्स होता है जो हमें दिखाई दे रहा है, अप्रत्यक्ष लाभ होता है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष लाभ में क्या आता है? इमारती लकड़ी, जड़ी बूटियां और खनन आदि जो जितने भी हैं जो हमें प्राप्त होता है वनों से। और अप्रत्यक्ष में क्या है? अप्रत्यक्ष में क्या है? सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन यानी भूमि संरक्षण, आपका जो है कटाव नहीं होगा जमीन का। पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण है। पर्यावरण, पर्यावरण जो है के ऊपर हम जीवित हैं, क्योंकि जैव मंडल में हर एक जीव कहां पर है? वन कहां पर है? वो सिर्फ जैव मंडल में है। क्योंकि जैव मंडल में जिसे बोलते हैं बायोस्फीयर, बायोस्फीयर कहां पर, किस क्षेत्र में है? उस क्षेत्र में है जहां पर वायुमंडल, जलमंडल और एटमॉस्फेयर, जिसे हम वायुमंडल बोलते हैं, इसमें जैव मंडल यानी बायोस्फीयर स्थापित है। सिर्फ उतने ही जगह पे जीव जंतु हैं और मानव है, पेड़ पौधे हैं, बाकी पे नहीं है। तो वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है जैव मंडल में? क्योंकि वहां पर हमें ऑक्सीजन चाहिए,
जीने के लिए, जो प्रत्यक्ष है, आप देख नहीं रहे, हमारे चारों तरफ जो है वायुमंडल है, इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, जियोन है, और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन इसकी मात्रा है, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, 71% के लगभग जो है नाइट्रोजन है, और 21% ही ऑक्सीजन है हमारे वायुमंडल में। इसका जो है संतुलन बनाने के लिए, ताकि जो और गैस के साथ में, हमारे पास बहुत और भी गैसें हैं हमारे वायुमंडल में, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम कम है। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, इसमें जो उसका संतुलन बनाने के लिए ऑक्सीजन का संतुलन बनाने के लिए जीवों और जंगल का होना जरूरी है, यानी जंगली जानवरों का और वन का होना जरूरी है। वनों से बताया मैंने आपको, अप्रत्यक्ष लाभ यही आता है। अप्रत्यक्ष लाभ में क्या है, पर्यावरण। पर्यावरण में कैसे संरक्षित रहता है, क्या है उसके अंदर, कैसे तैयार होता है। वन हमें जो है पानी देते हैं, अगर वन नहीं होगा हमें पानी नहीं मिलेगा। अब पानी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे मिलते हैं आपको, एक होता है सरफेस वाटर जिसे बोलते हैं भूमिगत जल, एक होता है अंडरग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर जा रहा है, एक होता है ओशियन वाटर जो समुद्र में है। लेकिन अब किस पानी को पीते हैं, आप पीते हैं अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्यों पीते हैं आप सरफेस वाटर क्यों क्यों नहीं लाइक करते। सरफेस वाटर कुछ दूरी तक तो पीने लायक होता है, लेकिन जब उसमें गंदे नाले मिल जाते हैं तो पीने के लायक नहीं होता, इसलिए आप नहीं पीते, क्योंकि आपको ताजा जल चाहिए। तो वनों से जो बारिश होती है वो हमारे अंडरग्राउंड होती जाती है, यानी ग्राउंड वाटर तैयार होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें ताजा रखने के लिए पेड़ों की जड़ों से जब वो अंडरग्राउंड जाता है तो उसमें मिनरल जाते हैं, और वो मिनरल अंडरग्राउंड वाटर को ताजा रखता है। आपने देखा होगा, आप घरों में आज नल में पानी भरते हैं, बोलते हैं बासी पानी को फेंक दो, ताजा पानी भरो। क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं उसे कि वो ताजा रहता है, उसके अंदर जो मिनरल है, जब कुछ समय के बाद पानी को आप खुला रखेंगे तो उसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रो, बिल्कुल सूक्ष्म जिसे बोलते हैं, वो मिल जाते हैं जो हमारे हानिकारक होते हैं हमारे जीवन के लिए। इसलिए कहते हैं कि पानी को ढक के रखो। दिखाई नहीं दे रहा आपको पानी गंदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो है 24 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में गंदा हो जाएगा अगर खुला रखा हुआ है। तो इसलिए ग्राउंड वाटर को हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ग्राउंड वाटर कैसे मिलता है, हमें वनों द्वारा मिलता है, इसलिए वनों का कंजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को, वनों का कंजर्वेशन होना जरूरी है, क्योंकि हम, और दूसरी बात हमें क्या मिलता है, सांस लेने के लिए हमें जीवनदायिनी गैसें प्राप्त होती है, ठीक है नहीं। अगर उसमें हाइड्रोजन ज्यादा हो गई तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो हमारे वन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम गैस छोड़ते हैं उसको ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन वो हमारे लिए हमको देते हैं। तो इसलिए हमें जीवित रखने के लिए हमारे पास जो है ऑक्सीजन हमको उचित मात्रा में मिलनी चाहिए। अब हमारे ऑर्गन्स आपके द्वारा दी गई, और अब क्योंकि एक फिल्म शो भी या बच्चों के लिए होना है, उसमें भी आपको के बारे में काफी जानने को मिलेगा। मैं चाहूँगा संक्षिप्त में हमारे पीएचसी के वरिष्ठ फार्मासिस्ट श्री देवेंद्र प्रसाद जी जिम कॉर्बेट शिकारी के बारे में अपने विचार रखें। धन्यवाद जनाब अतहर मोहम्मद सिद्दीकी साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। वन विभाग के इस आज उपस्थित समस्त वन विभाग के पदाधिकारी, संकाय सदस्य, प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी, मैनेजर साहब, सम्मानित अध्यापक गण,
पत्रकार बंधुओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मयंक कुमार जी और प्यारे बच्चों, आज जिम कॉर्बेट साहब की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस कार्यक्रम का जो एक मेन मोटिव है, एक उद्देश्य है, प्रेरणा लेना, एक ऐसे व्यक्तित्व की प्रेरणा लेना जिसने जीव जंतु खासकर लेपर्ड और ये बाघों के संरक्षण के लिए काम करा। उससे पहले आप जानते ही हैं, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता मैनेजर साहब ने बताया, अतर मोहम्मद सिद्दीकी साहब ने बताया कि किस प्रकार जिम कॉर्बेट साहब ने बाघों के जितने भी थे उनसे संरक्षण कैसे किया, प्रकृति का, लोगों को कैसे बचाया और कैसे उनका वध हुआ। उसके अतर उन्होंने उनके संरक्षण के लिए जो भी कार्य किए वो सराहनीय है। तो हमें ये प्रेरणा लेनी है कि हम किस प्रकार से अपने वातावरण की परिस्थिति की मॉडल को हम लोग संरक्षित कर सके। आए दिन हम देखते हैं कि हर साल हम लोग कार्यक्रम करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है संरक्षण की। विशेषकर बच्चों के लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन चीजों का संरक्षण सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं और हम ही लोगों को करना है। वृक्षारोपण हम लोग करते हैं, लेकिन क्या कभी किसी बच्चे ने या हम लोगों ने प्रयास किया कि जो वृक्ष का हम रोपण कर रहे हैं उसने बड़ा रूप धारण करा, वो वृक्ष बनकर तैयार हुआ, हमने उसकी देखरेख करी? अमूमन हम लोग अपनी जीवन शैली में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत है जो वृक्षारोपण हमने कर लिया है, हम उसके ऊपर ध्यान दें, हम उसको वृक्ष बनने तक उसकी पूरी जिम्मेदारी लें। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि अभी पिछले कुछ दिनों में जो हम लोगों ने वृक्षारोपण करा, आप लोग उन वृक्षों को अपनी अमानत समझकर उसका संरक्षण करें, उसकी देखभाल करें। कम से कम एक वृक्ष 4-5 बच्चे मिलकर के उसको गोद लें और उसकी देखभाल करें, उसको एक बड़ा रूप होने दें। यदि आप ये सब कर लेंगे तो आपके ये जो प्रयास है ये फलीभूत होगा और निश्चित तौर पर हम लोग अपना जल, जंगल और जमीन और जानवर बचा पाएंगे। परिकल्पना करना बहुत आसान है, उसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। शीतला खेत एक मॉडल हुआ करता है, कुमाऊं में वन विभाग के कर्मचारी सब जानते हैं। उन लोगों ने जब देखा कि जंगलों में हर बार आग लगती है, हर बार कई बार जानवर जल जाते हैं, हर बार कई वृक्ष जल जाते हैं, तो एक अपना पारिस्थितिकी तंत्र खराब हो रहा था, वायुमंडल खराब हो रहा था। उन लोगों ने देखा कि हम लोग हर बार वृक्ष लगा रहे हैं, हर बार पेड़ जल रहे हैं, हर बार जानवरों को नुकसान हो रहा है, हर बार आग लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ हमारी जरूरतों के कारण, कुछ हमारी कमजोरियों के कारण हम लोग खुद ही अपने लिए एक नुकसान खड़ा करके बैठ रहे हैं। तो उन लोगों ने, वहां के लोगों ने, कुछ जन समुदाय ने, समितियों ने, एनजीओज ने मिलकर के वहां पर रोक लगा दी। उस मॉडल में उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई पेड़ नहीं लगाया, उन्होंने कोई कुछ स्पेशल काम नहीं करा, उन्होंने सिर्फ एक काम किया कि उस जंगल को वैसे ही छोड़ दिया जिस कंडीशन में वो था। और आज उसमें उसके अलावा चीड़ के भी वृक्ष थे और सारे वृक्ष, फलदार वृक्ष भी उसमें हो गए। तो सबसे बड़ी बात क्या थी? उन्होंने उसको संरक्षित किया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं किया, जैसा था वैसे ही रखा। ना तो वो दीवार तोड़ी, ना लोग चारा काटने के लिए वहां गए, ना लकड़ी लेने गए, ना उन्होंने वहां वृक्षारोपण करा, ना वहां उन्होंने पानी डाला, क्योंकि प्रकृति अपने आप खुद मैनेज कर लेती है। हमें थोड़ा सा प्रकृति को सपोर्ट करना है। कैसे करना है? कैसे करना है? पेड़ ना काट के, लोगों को समझा करके कि पेड़ हमारे लिए वरदान है। जैसा कि अतर मोहम्मद सिद्दीकी साहब ने बताया, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम ऐसी जगह में रह रहे हैं, कालागढ़ जैसी जगह में, जिम कॉर्बेट यहाँ पर है,
पूरा क्षेत्र हमारे इसमें है, रामगंगा नदी हमारे साथ उनके समीप हम लोग रह रहे हैं, तो बहुत पवित्र जगह पर हम रह रहे हैं। इसके संरक्षण की जरूरत है। नारे लगाकर कुछ नहीं होगा, गंदगी को नदी में ना फेंको, उससे सब कुछ होगा। इस नदी को हमें गंदा नहीं होने देना है। गर्मियों में हम लोग सब नहाने जाते हैं, देखते होंगे कई टूरिस्ट आते हैं, बहुत गंदगी कर जाते हैं, हमें वो सब चीजें रोकनी। जानवर हमारे घर आते हैं, हम लोग उनको मारते हैं, भगाते हैं, सांप घूमते हैं, हम लोग कई बार गलती से मार देते हैं, ये सब नहीं करना है। हमें कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, बस इन सब चीजों से हमें अपने प्रकृति को बचाना है। और जब हम ये काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग एक स्वच्छ धरा का निर्माण कर सकेंगे, अपनी वसुंधरा को हरा भरा कर सकेंगे, अपने जीवों को अच्छे से जीने देंगे, और निश्चित तौर पर हमारा देश एक खूबसूरत देश कहलाए। इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए उपस्थित सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। अभी आप विचार सुन रहे थे श्री देवेंद्र प्रसाद जी के, और देखिए बच्चे हमारे स्कूल से आए हुए हैं, सुबह अपने घर से नाश्ता करके आए या जल्दी जल्दी आए थे, तो हमने व्यवस्था ये की कि आप कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करते रहें और नाश्ता भी, सूक्ष्म जलपान भी करते रहें। करना चाहूंगी हमारे प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय जी और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें महत्वपूर्ण जानकारियां दी, क्योंकि इससे पहले हम ये भी नहीं जानते थे कि जिम कॉर्बेट का मतलब क्या है। आज उन्होंने हमें बताया कि जिम कॉर्बेट है कौन, उन्होंने क्या क्या किया। हमने ये समझा कि उन्होंने हमारे लिए, वो शिकारी थे मगर उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें की हैं। उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए शेरों का शिकार किया, और सिर्फ उन शेरों का शिकार किया जो लोगों के लिए हानिकारक थे, और उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत कुछ किया। हमें पता चला कि जिम कॉर्बेट का मतलब क्या है, जिम कॉर्बेट से हमें क्या क्या लाभ है, हमारे यहाँ हमारा जो क्षेत्र है वो कितना मशहूर है दुनिया में। लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, और ये जानते हैं कि नई नई खोज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जगह बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है और हमें ये जानकारी नहीं थी इतनी, जो जानकारी हमें आज मिली। और मैं इस चीज़ के लिए सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर रामगंगा है जिसका नाम जिम कॉर्बेट में रखा भी गया था। समय समय पर नाम बदलते रहे हैं, क्योंकि क्योंकि ये जो जगह है और ये जो प्रशिक्षण है यहाँ के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ के लिए। तो अंततः मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें जानकारी दी, और धन्यवाद।